नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। आधुनिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसके कारण हमें बदल जाना पड़ता है। तो ऐसे समय में जीवन जीने का आदर्श मार्ग दिखाता है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, जो भारतीय है, शास्त्रोक्त है, लेकिन इसका नजरिया आधुनिक है। कई बार किसी एक छोटी तकलीफ के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो तरह तरह की ब्लड की रिपोर्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाकर कई डॉक्टरों के पास भटकते हुए जब मूल डॉक्टर के पास आप वापस पहुंचते हैं, तब अंदर से आपकी क्या हालत हुई होती है ये तो आप ही जानते हैं। और उसमें भी सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने पर जब मूल डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तब आपकी परेशानी की कोई सीमा नहीं रहती। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि रोग कैसे होता है। आयुर्वेद ने रोग होने के मुख्य 6 स्टेप्स माने हैं, जिनमें से पहले 3 स्टेप्स अत्यंत छोटे पैमाने पर होते हैं, जिन्हें व्यक्ति स्वयं ही महसूस कर सकता है और वे किसी भी रिपोर्ट में दिखाई नहीं देते, जबकि अंतिम 3 स्टेप्स का जांच डॉक्टर कर सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि मॉडर्न वैज्ञानिक जांच पड़ताल तो रोग को 5वें या 6ठे स्टेप्स में ही पकड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी ही सेहत के तरफ जागृत व्यक्ति मॉडर्न साइंस की हेल्प से जब रोग का इलाज पाने की कोशिश करता है तो कभी कभी वह भटक जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि शरीर में बढ़े हुए वात, पित्त और कफ कैसे रोग उत्पन्न करते हैं। पहली अवस्था है संचय अर्थात भराव। गलत आहार विहार के कारण शरीर में एक या ज्यादा दोष जमा होने लगते हैं। दूसरी अवस्था है प्रकोप अर्थात उभरना। भरे हुए दोष अपनी मात्रा से बढ़कर अपनी सीमा पार कर उभरने की तैयारी करते हैं। तीसरी अवस्था है प्रसार अर्थात फैलना। उभरने के लिए तैयार दोष अब उभरकर दूसरे स्थानों पर फैलने लगते हैं। चौथी अवस्था है स्थान संचय अर्थात जमा होना। फैलते फैलते शरीर के कुछ हिस्सों में दोष फिर से जमा होते हैं और वहां रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। पांचवी अवस्था है व्यक्त अर्थात लक्षण। जहां दोष फैलने की शुरुआत करते हैं और जमा होते हैं, वहां अब रोग के शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं। और छठी अवस्था है भेद अर्थात विस्फोट। अब रोग संपूर्ण लक्षणों सहित दिखाई देता है और यदि इस अवस्था में रोग का उपाय न किया जाए तो यह शरीर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। इस प्रकार रोग की 6 अवस्था देखी जाती हैं। हकीकत में दोषों का थोड़ा भी यदि शरीर में उतार चढ़ाव हो जाए तो हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना चली जाती है। तब शरीर और मन दोनों सांकेतिक भाषा में हमें बहुत कुछ कहने का प्रयास करते हैं। अनुभव से हम इसे समझ भी सकते हैं। यदि व्यक्ति स्वयं अपनी प्रकृति जानता हो तो किस ऋतु में कौन सा रोग होने की संभावना है यह जान सकता है। शरीर में होने वाले दर्द, जलन, थकान, गर्माहट आदि से सावधान हो जाता है। रोग के पहली 3 अवस्था में ही शरीर में होने वाले छोटे बड़े बदलावों से वह सतर्क हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अनुभव होगा कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास दवा लेने जाए तो सबसे पहले वह रोगी की प्रकृति की जांच करता है। अन्य डॉक्टरों की तुलना में आयुर्वेदिक डॉक्टर रोगी से ज्यादा बातें करते हैं। वह आपकी जीभ, आंख, नाखून, पेट, नाड़ी आदि विस्तृत से जांचते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मरीज की प्रकृति और उसके शरीर में बड़े दोषों पर असर डालती हैं। और इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य को रोग के नाम से अधिक रोगी की प्रकृति में ज्यादा दिलचस्पी होती है। किसी एक रोग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सिर दर्द। कब्ज में सिर दर्द बढ़े हुए वात के कारण होता है। एसिडिटी में सिर दर्द बढ़े हुए पित्त के कारण होता है और साइनस में सिर दर्द बढ़े हुए कफ के कारण होता है। बताइए, क्या इतनी विस्तार से निदान है किसी चिकित्सा पद्धति के पास? आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार दी जाने वाली दवा भी अलग अलग होती है। प्रकृति जाने बिना दी गई दवा अंधेरे में चलाया गया तीर जैसा है। दोस्तों, यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं
तो आपको अपनी प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो प्रकृति है उसी दोष के बढ़ने से होने वाले रोग को आपके शरीर में ठीक करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए वात प्रकृति वाले को बढ़े हुए वात के कारण होने वाला कमर दर्द, कब्ज, गैस आदि को मिटाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको अपनी प्रकृति के अपोजिट दोष की वजह से कोई बीमारी हुई है तो उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वात प्रकृति वाले की हुई एसिडिटी आसानी से मिटाई जा सकती है। इसीलिए यदि आपको अपनी प्रकृति का ज्ञान है तो आपको भविष्य में होने वाले रोगों का भी ज्ञान है, तो आप ही अपने सबसे अच्छे वैद्य बन सकते हैं। आज के समय में दिखने वाली अधिकतर समस्याएं जैसे बेचैनी, अनिद्रा, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, उल्टी, पेट में जलन, पेट दर्द, घबराहट आदि का निदान और सही उपाय आप स्वयं कर सकते हैं, कोई भी पेन किलर लिए बिना। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शरीर में बढ़े दोषों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। बढ़े हुए वात को संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम देखते हैं कि वात बढ़ता कब है। जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं, मन बहुत व्याकुल होता है, शारीरिक या मानसिक परिश्रम बहुत किया हो, बहुत जागरण किया हो, यात्रा की हो, ठंडे ड्रिंक ज़्यादा लिए हों, सूखे, ठंडे, तीखे, कड़वे पदार्थों का ज़्यादा उपयोग किया हो, ये सभी परिस्थितियाँ शरीर में वात बढ़ा सकती हैं। बढ़े हुए वात के कारण शरीर में क्या हो सकता है? बेचैनी, नींद न आना, शरीर में कंपकंपी होना, पिंडलियों में कंपकंपी होना, शरीर में दर्द होना, सुस्ती लगना, नींद न आना, शरीर में लगातार थकान महसूस होना, ऐसे लक्षण दिखते हैं। ये सभी लक्षण रोग के पहले 3 अवस्था के लक्षण हैं। यदि इसी अवस्था में हम बढ़े हुए वात को संतुलित करने का प्रयास कर दें तो निश्चित ही रोग आगे बढ़ना रोक सकेंगे। वात को संतुलित करने का सबसे सरल और पहला उपचार है आराम और नींद। बहुत ज़्यादा भागदौड़ और जागरण वात को बढ़ाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का असंतुलित वात आराम और नींद से बहुत आसानी से संतुलित किया जा सकता है। वात को संतुलित करने का दूसरा सरल उपाय है भोजन का संतुलन। बहुत देर तक भूखे रहने से या ज़्यादा उपवास करने से वात असंतुलित हो जाता है, इसलिए बढ़े हुए वात को बैलेंस करने के लिए योग्य मात्रा में निश्चित समय पर गर्म और गर्माहट वाला भोजन लेते रहना चाहिए। मीठा, खट्टा और खारा भोजन अधिक लाभदायक है। तीसरा सरल उपाय है कंफर्टेबल वातावरण। ठंडी चीजें या ठंडा वातावरण वात बढ़ा सकता है, इसीलिए बढ़े हुए वात को बैलेंस करने के लिए एसी में ना बैठना फायदा कारक है। गर्म और गर्माहट वाले वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही बहुत शोरगुल वाला वातावरण भी वात बढ़ा सकता है, इसीलिए गर्म और शांत वातावरण में रहना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सरल उपाय चौथा है मालिश और स्नान। तिल के तेल को हल्का गर्म करके रात को सोते समय पूरे शरीर पर मालिश करनी चाहिए। सुबह नहाने से पहले भी पूरे शरीर पर मालिश करनी चाहिए और सुबह नहाते समय, जिससे शरीर की स्टिफनेस में लाभ होता है। सरल उपचार 5 मानसिक शांति। वायु असंतुलित होने से मन बेचैन हो जाता है और निराशा का अनुभव होता है। ऐसे समय में हिंसक दृश्यों वाली फिल्म देखने या शोरगुल वाले वातावरण में रहने से स्थिति और बिगड़ जाती है। इसके बजाय शांत मन से बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, मधुर संगीत सुनना या अच्छी किताब पढ़ना चाहिए, जिससे मानसिक शांति अनुभव होती है। अब इतने उपायों के बाद भी अगर वातजन्य रोगों में राहत न मिले तो क्या करना चाहिए? पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना और उनके द्वारा पंचकर्म विधि करवाना। मित्रों, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये पंचकर्म क्या है? तो पंच मतलब 5 और कर्म मतलब प्रक्रिया। शरीर में बढ़े हुए दोषों को निकालने के लिए की जाने वाली 5 प्रकार की प्रक्रियाओं को पंचकर्म कहा जाता है। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होती है, कोई भी व्यक्ति इसे घर पर नहीं कर सकता, इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में ही यह प्रक्रिया कराना असरकारक है। हर व्यक्ति को हर प्रक्रिया करवाने की जरूरत नहीं होती। वैद्य व्यक्ति की प्रकृति और रोग के प्रकार के अनुसार तय करता है कि कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। वायु के लिए मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं होती हैं, बस्ती, नस्य और शिरोधारा। सबसे पहले देखते हैं बस्ती।
बस्ती वायु के रोगों की सर्वोत्तम चिकित्सा है। मल मार्ग से औषधि युक्त तेल या काढ़ा चढ़ाने की क्रिया को बस्ती कहा जाता है। इससे संधिवात, आमवात, गर्दन या कमर की हड्डियों के जोड़ों के घिसाव, घुटने का दर्द आदि सभी समस्याओं में अद्भुत परिणाम मिलते हैं। शरीर में बढ़ी हुई वायु को गुदा मार्ग से बाहर निकाला जा सकता है। वायु को संतुलित करने के लिए दूसरा पंचकर्म है नस्य। नस्य मतलब औषध सिद्ध तेल या घी को नाक में डालने की क्रिया। नाक में डाली गई ये बूंदें सिर में रहे वायु को कम करती हैं और मस्तिष्क को अपूर्व शांति देती हैं। सभी प्रकार के मनोशारीरिक रोगों में नस्य अद्भुत परिणाम देता है। वायु को संतुलित करने के लिए तीसरा और महत्वपूर्ण पंचकर्म है शिरोधारा। औषध सिद्ध तेल, छाछ, काढ़ा आदि को माथे पर डाली जाने वाली निरंतर धारा को शिरोधारा कहते हैं। शिरोधारा में लगातार एक ओर से दूसरी ओर सिर पर प्रवाही की धारा निश्चित समय तक पड़ती रहती है। इससे व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो माँ की गोद में सोए हों और माँ का प्यार भरा हाथ सिर पर फिर रहा हो, ऐसी अनुभूति होती है। बहुत अच्छी मानसिक शांति महसूस होती है। मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड उत्तेजित होती है और पूरे शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करती है और परम शांति अनुभव होती है। इसी कारण हाई बीपी, अनिद्रा, डिप्रेशन जैसे रोगों में शिरोधारा के बढ़िया परिणाम मिलते हैं। मित्रों, अब देखते हैं कि बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए। उससे पहले हम देखते हैं कि शरीर में पित्त कैसे बढ़ता है। कोई भी कठिन परिस्थिति आए, अगर आप ज्यादा गुस्सा करें और बहुत ही हाइपर रिएक्ट करें तो समझिए कि आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ गई है। किसी भी प्रकार का मसालेदार, तीखा, खट्टा, नमकीन, गर्म या अचार युक्त भोजन लेने से शरीर में पित्त बढ़ सकता है। बहुत अधिक जागरण और यात्रा करने से भी शरीर में पित्त बढ़ सकता है। इन सब परिस्थितियों के अलावा चाय, कॉफी, बीड़ी, तंबाकू, शराब जैसे व्यसन भी शरीर में पित्त बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ा हुआ पित्त शरीर में कौन कौन से लक्षण पैदा करता है? उदाहरण के लिए पेट में जलन होना, सीने में जलन होना, खट्टे डकार आना, उल्टी होना, एसिडिटी होना, त्वचा पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे होना या गर्मी निकलना, ये सभी लक्षण शरीर में बढ़े हुए पित्त को दर्शाते हैं। बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने का पहला सरल उपचार है आराम। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में बढ़ा हुआ पित्त शरीर में बेचैनी पैदा करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति खाली समय में भी लगातार आगे का काम कैसे पूरा करें, इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। ऐसे लोगों को खाली समय में मन और मस्तिष्क को शांत रखने के प्रयास करने चाहिए। साथ ही ऑफिस का काम घर पर लाने से बचना चाहिए। घर आने के बाद भी लगातार लैपटॉप और मोबाइल में लगे रहने की आदत बदलनी चाहिए। सरल उपचार दूसरा, भोजन में संतुलन। हमने देखा कि गर्म, तीखा, खट्टा या नमकीन भोजन खाने से शरीर में पित्त बढ़ता है। इसलिए इसका उल्टा ठंडा, मीठा, कम तीखा या कड़वा भोजन शरीर में पित्त को नियंत्रित करता है। इन उपचारों से अगर पित्त नियंत्रण में न आए तो पंचकर्म की प्रक्रिया में से नस्य और शिरोधारा किसी वैद्य की देखरेख में कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त पित्त के लिए मुख्य पंचकर्म है विरेचन, जिसे भी वैद्य के निगरानी में करवाया जा सकता है। मित्रों, पंचकर्म की प्रक्रियाओं में नस्य प्रक्रिया में हमने देखा कि सभी मनोशारीरिक रोगों में नस्य सबसे बढ़िया परिणाम देता है। ज्यादातर पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में गाय के घी से किया गया नस्य अच्छा परिणाम दे सकता है। औषध सिद्ध घी को सिर झुकाकर दोनों नाक के छिद्रों में कम से कम 2 से 6 बूंदें डालकर गहरी सांसें ली जाती हैं ताकि यह घी मस्तिष्क तक पहुंच पाए। यह मस्तिष्क की सभी इंद्रियों को प्रसन्न करता है, मन को शांत करता है और गुस्सा कम करता है। पंचकर्म की दूसरी प्रक्रिया है शिरोधारा। जैसे वायु प्रकृति वाले रोगियों में शिरोधारा से मन की चंचलता दूर होती है, वैसे ही पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में शिरोधारा से मन की बेचैनी और गुस्सा कम किया जा सकता है और शायद इसी कारण रौद्र स्वरूप शिव पर निरंतर दूध या पानी की धारा चढ़ाई जाती है।
इसके अलावा पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति परफेक्शन के बहुत आग्रही होते हैं, इसलिए कम उम्र में बीपी बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसलिए शिरोधारा से उन्हें कम उम्र में बीपी आने से भी रोका जा सकता है। मित्रों, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में पित्त शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे बढ़िया पंचकर्म है विरेचन। विरेचन यानी साधारण भाषा में दस्त करवाना। औषधि युक्त काढ़ा पिलाकर शरीर की गर्मी को मल के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को विरेचन कहा जाता है। सिंपली विरेचन यानी पित्त प्रकृति वालों का पित्त शरीर से बाहर निकालने का ब्रह्मास्त्र है। अब देखते हैं कि बढ़े हुए कफ को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। एक बहुत सुंदर गीत है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन नदी के प्रवाह जैसा है, इसमें लगातार बहते रहना चाहिए। जीवन में तरह तरह के अनुभव हों तो कितना मजा आए, लेकिन लगातार गद्दी तकिया पर बैठे रहे और बैठा बिठाया आरामदायक जीवन जीने से शरीर में कफ बढ़ता है, जिससे वजन बेकाबू रूप से बढ़ता जाता है। इसके अलावा बार बार मिठाई, तले हुए पदार्थ, भारी पदार्थ, ज्यादा चर्बी बढ़ाने वाला भोजन लेने से, ज्यादातर दिन में सोने से या ठंडे और भेज वाले वातावरण में ज्यादा समय रहने से शरीर में कफ बढ़ता जाता है। बढ़े हुए कफ के कारण शरीर में जुकाम, खांसी, गले में टॉन्सिल सूज जाना यानी टॉन्सिलाइटिस, न्यूमोनिया, छाती में कफ जमा होना आदि रोग हो सकते हैं। ये रोग स्वतंत्र रूप से भी हो सकते हैं और किसी दूसरे रोग के लक्षण के रूप में भी दिख सकते हैं। अब देखते हैं कि बढ़े हुए कफ को बैलेंस करने के आसान उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण आसान उपाय है व्यायाम। कफ प्रकृति वाले स्वभाव से ही आलसी होते हैं, सुस्ती उनके जीवन का हिस्सा होती है। इसीलिए शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए रोज नियमित रूप से कसरत करनी चाहिए। दंड बैठक, योगासन, जॉगिंग करना, प्राणायाम करना, योग आसन करना, दौड़ने जाना आदि किसी भी प्रकार की कसरत की जा सकती है। रोज कोई भी एक खेल भी खेला जा सकता है, लेकिन होता यह है कि ऐसे लोग रोज तय करते हैं कि मुझे दौड़ने जाना है, जॉगिंग करने जाना है, चलने जाना है, लेकिन जा नहीं पाते। इसीलिए अंत में थककर जिम में पैसे भर देते हैं कि कम से कम पैसे भर दिए होंगे तो रोजाना जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि सिर्फ कसरत आप अपने जीवन में शामिल कर लो तो आपको कफ के कारण होने वाले किसी भी रोग से बचाव हो जाएगा। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए दूसरा सरल उपाय है आहार में ध्यान रखना। शहद के अलावा सभी मीठे पदार्थ शरीर में कफ बढ़ाते हैं, इसीलिए उनकी मात्रा भोजन में कम करनी चाहिए। इसके अलावा धनिया, दलिया, खजूर, तीखा, कसैला, कड़वा रस, हल्दी, अदरक आदि चीजें ज्यादा उपयोग में लेनी चाहिए। आइसक्रीम, ठंडे ड्रिंक आदि का उपयोग कम करना चाहिए। सर्दी के मौसम में ज्यादातर सूंठ का टुकड़ा डालकर उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए। इन सभी उपायों से शरीर में बढ़ा हुआ कफ पर काबू पा सकते हो। तीसरा सरल उपाय है अनुकूल वातावरण। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को ठंडे और नमी वाले वातावरण में कम रहना चाहिए। फिर भी अगर रहना ही पड़े तो छाती, कान और नाक की सुरक्षा हो, इतनी सावधानी रखना जरूरी है। यदि इतने उपायों से भी आपका कफ काबू में न हो तो पंचकर्म में नस्य और वमन, ये दो पंचकर्म कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहला पंचकर्म है नस्य। ज्यादातर सिर में जमा हुआ कफ, साइनस आदि को दूर करने का रामबाण इलाज है नस्य। सूंठ, मरी, पीपल जैसी चीजों को तिल के तेल में डालकर उसकी बूंदें नाक में डाली जाती हैं, जिससे नाक में जमा हुआ कफ पूरा ही गले के रास्ते या नाक के रास्ते बाहर निकल जाता है और कफ की परेशानियों में लंबे समय तक आराम महसूस होता है। दोस्तों, जैसे बढ़े हुए वात के लिए ब्रह्मास्त्र है बस्ती, बढ़े हुए पित्त के लिए ब्रह्मास्त्र है विरेचन, वैसे ही बढ़े हुए कफ के लिए ब्रह्मास्त्र है वमन। वमन यानी कि उल्टी कराना। शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को पिघलाया जाता है, कोष्ठ में यानी पेट में इकट्ठा किया जाता है और उल्टी की प्रक्रिया द्वारा शरीर से पूरा कफ बाहर निकाला जाता है। हाँ, वमन प्रक्रिया पंचकर्म की सभी प्रक्रियाओं में थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, इसीलिए जहाँ तक पॉसिबल हो किसी निपुण आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही कराना चाहिए। लेकिन यदि एक बार आप वमन करवा लेते हैं तो कफ के कारण होने वाले कई रोगों में अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं।
उसमें भी जब बढ़े हुए कफ के कारण शरीर में पुराने त्वचा के रोग होते हैं, उनमें तो वमन का सर्वोत्तम परिणाम देखने को मिलता है।